हेलो स्टूडेंट, मैं दिया शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इलेक्ट्रिकल मशीन हमारा चल रहा है और उसमें टॉपिक चल रहा है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर के बारे में अपने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और आज अपने बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी। अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो ये था। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्योंकि क्लास होने के बाद या जस्ट मॉर्निंग में मैं ये जो भी लेक्चर हमारा यहाँ पे डिस्कस होता है वो मैं पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी पढ़ेंगे और आज अपने बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, कम से कम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वोल्टेज रेगुलेशन है क्या। देखो बच्चों, मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखो, वोल्टेज रेगुलेशन बात करनी है, प्राइमरी को कोई डिस्कस नहीं करना, हमें सेकेंडरी को डिस्कस करना है। देखो इधर बच्चों, ये सेकेंडरी है और सेकेंडरी में हमारा सेकेंडरी इम्पीडेंस, अगर प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो सेकेंडरी साइड इम्पीडेंस होगा हमारा, ठीक है। और सेकेंडरी साइड लोड लगा होगा, यहाँ पे लोड है और यहाँ पे आप वोल्टेज लोगे V2। तो बच्चों सीधी सी बात है कि अगर जब तक आप लोड नहीं लगाओगे ट्रांसफार्मर पे, जब तक आपका कोई लोड नहीं लगा होगा, अगर मान लो कि ये ब्रांच ओपन होती है, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी लोड नहीं लगा है। अगर लोड नहीं लगा है तो इसमें करंट जाएगा नहीं बच्चों Z2 के अंदर, समझ रहे हो। अगर Z2 में करंट जाएगा नहीं तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप नहीं होगा तो आपको जो लोड पे वोल्टेज मिलेगी, जब लोड नहीं लगा होता तो नो लोड वोल्टेज मिलेगी, वो E2 के बराबर होती है। लेकिन अगर लोड कनेक्टेड है तो बच्चों आपको जो लोड वोल्टेज मिलेगी वो E2 के बराबर नहीं मिलेगी, इससे कम मिलेगी। भाई ज्यादा तो मिल नहीं सकती, जितना इनपुट दिया उससे कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके कारण ड्रॉप होगा। तो कहने का मतलब E2 और V2 में जो डिफरेंस आएगा उसे ही हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। इसका मतलब नो लोड और फुल लोड वोल्टेज के अंदर इसके इंटरनल इम्पीडेंस के कारण, और इंटरनल इम्पीडेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और इंटरनल लीकेज रिएक्टेंस होता है, तो उसके कारण जो ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप होने के कारण हमें जो V2 मिलता है वो E2 से कम मिलता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। समझ गए बात को? ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जब लोड लगा हो, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, या आप यूं कह सकते हो इंटरनल इम्पीडेंस ड्रॉप के कारण जो लोड वोल्टेज होती है वो हमें नो लोड वोल्टेज से कम मिलती है। नो लोड इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब लोड नहीं लगा होगा तो आपको वो यही वोल्टेज V2 की फॉर्म में मिलेगी। समझ गए बात को? ओके, तो नो लोड के केस में तो V2 बराबर E2 होगा, तो वो आपका ज्यादा होगा। वोल्टेज रेगुलेशन के केस में ये चीज हमें पता है। और परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। देखो बच्चों, E2 माइनस V2 का जो डिफरेंस है, नो लोड माइनस फुल लोड का जो डिफरेंस है, उसे हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। और अब बच्चों परसेंटेज निकालना है, तो आपको पता होगा जब आप कॉलेज में पेपर देते थे, स्कूल में पेपर देते थे, तो आपके मान लो 800 में से 600 नंबर आए हैं, तो 800 माइनस 600 बटा में 800, समझ रहे हो। तो नीचे कौन सी वैल्यू आती है? जो रेटेड वोल्टेज होती है। इसका मतलब ये होता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। और इस परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को हम डिफाइन करते हैं नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड अपॉन में फुल लोड वोल्टेज, सॉरी नो लोड वोल्टेज। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, ट्रांसफार्मर के केस में नीचे नो लोड लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होता नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था शायद किसी लेक्चर में कि जो इम्पीडेंस ड्रॉप होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो नेग्लिजिबल होने के कारण ये जो डिफरेंस आता है ये बहुत ही कम आता है। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम होता है। हमें वोल्टेज रेगुलेशन कम ही चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि हम जितना सप्लाई आ रहा है उतने का उतना लगभग मिल जाए। तो
वोल्टेज रेगुलेशन कम ही होता है, इसलिए ध्यान रखना डाउन वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन को हम कई बार डाउन वोल्टेज रेगुलेशन भी कहते हैं। समझ गए इतनी कहानी? ओके। अब बच्चों एग्जाम में क्या फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड, या नो लोड की जगह कई बार लिखा होगा रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज, कि रेटेड आपको सेकेंडरी साइड वोल्टेज क्या मिलेगी। ओके, तो ये तो थी वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन। अब बच्चों यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालें? एक चीज बताओ, क्या कभी आप चाहते हो कि आपने यार E2 सप्लाई दी, V2 मेरा बहुत ज्यादा कम आए? नहीं चाहते। इसका मतलब अगर इनका वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसे हम कहते हैं बैड वोल्टेज रेगुलेशन, या हम उसे कहते हैं हाई वोल्टेज रेगुलेशन, जो हम कभी नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, की मिनिमम डिफरेंस आए। समझ रहे हो? मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन जब भी मैं बोलूं इसका मतलब होता है गुड वोल्टेज रेगुलेशन, और मैं जब भी बोलूं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन तो इसका मतलब होता है बैड वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब जैसे बच्चों मैंने सेकेंडरी साइड का वोल्टेज रेगुलेशन की हम कैलकुलेशन करेंगे, तो मैंने ये सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। ये R02 बच्चों ध्यान रखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है रेफरिंग प्राइमरी पैरामीटर टू द सेकेंडरी साइड, और फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, मैंने रेफरिंग पैरामीटर में बता ही दिया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, और ये भी मैं बता चुका हूँ। तो मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि R02 X02 क्या है और Z02 क्या है। तो ये प्राइमरी पैरामीटर, ये इक्विवेलेंट ब्रांच है, ध्यान रखना है। ओके ओके। अब आपको पता है कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होता है E2 माइनस V2 अपॉन E2, या E1 लिखा हुआ है, E2 कर लेना। ओके, या बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक चीज ध्यान दो, अगर बच्चों मैं ऐसे लिखूं टर्न रेशो को V1 बराबर V2, E1 बराबर E2, करेक्ट है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो कहने का मतलब ये है कि V1 बराबर है E1 के और V2 बराबर है E2 के, लेकिन अब मुझे जो E2 निकालना है वो V2 की टर्म में निकालना है, कि लोड की टर्म में क्या होगा। कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है, सॉरी V1 की टर्म में, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज का E2 कितना आएगा। तो निकालने का तरीका क्या है? E2 बराबर N2 अपॉन N1, क्योंकि ये रिलेशन आप यहाँ से लगा सकते हो। बस मैंने चीज क्या की है, मैंने E1 की जगह V1 लिख दिया है, तो आपके पास E2 बराबर N2 अपॉन N1 इंटू V1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको सेकेंडरी साइड जो इंड्यूस्ड EMF है, जिसे आप नो लोड वोल्टेज कहते हो, वो प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज की टर्म में मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? या आप यूं यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि ये E2 जब आपने रेफर किया है बच्चों, प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रेफर किया है, तो मैंने आपको बताया था कि जब प्राइमरी वोल्टेज आपकी इस साइड आएगी तो वो क्या आएगी? वो आपकी आएगी N2 अपॉन N1 इंटू V1, कहने का मतलब V1 अपॉन K। तो क्या मैं V1 अपॉन K को E2 कह सकता हूँ? क्या कह सकता हूँ? समझ रहे हो कहानी? इसका मतलब क्या है कि आपने पैरामीटर को सेकेंडरी साइड रेफर किया है। सेकेंडरी साइड रेफर करोगे, जब सप्लाई वोल्टेज को सेकेंडरी साइड लाओगे तो V1 डैश आएगा, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था इक्विवेलेंट सर्किट में कि V1 डैश होता है आपका V1 बाई K, और ये V1 बाई K किसके बराबर होगा? सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड EMF के। तो मैं यहाँ पे E2 को रिप्लेस कर देता हूँ V1 बाई K से। यहाँ तक किसी को समस्या? कोई समस्या नहीं है, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ये कई बार फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, V1 माइनस K V2 आ गया यहाँ पे, अपॉन में V1 आ गया, K आपने एलसीएम लिया, ये कट गया, जो भी कहानी है वो सब आप कर ही लोगे। इसका मतलब अब हमारे पास सप्लाई वोल्टेज माइनस लोड वोल्टेज अपॉन में सप्लाई वोल्टेज की टर्म में वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आ गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, हम कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। एक चीज ध्यान रखें, ट्रांसफार्मर में हम जब भी वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं तो जो हमें चीज मिलती है दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, चलो देखो, अब बच्चों आप लूप लगाओ, इसके अंदर लूप लगाओगे तो आपके पास मिलेगा E2
माइनस आई टू जेड नॉट टू माइनस वी टू बराबर 0। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बच्चों हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, तो E2 माइनस V2 क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन, न कि परसेंटेज। परसेंटेज में तो E2 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब E2 माइनस V2 आपका होगा वोल्टेज रेगुलेशन, और ये किसके बराबर होगा, सेकेंडरी इम्पीडेंस, इसके अंदर जो ड्रॉप है इसके बराबर होगा। सही बात है कि नहीं भाई, आपने इतनी सप्लाई दी, ये ड्रॉप चला गया, उसके बाद में आपको जो मिला, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो I2 जेड नॉट टू के ही बराबर होगा ना, करेक्ट है। इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन सिमिलरली एज ए वोल्टेज ड्रॉप इन द इंटरनल सेकेंडरी इंपीडेंस या इंटरनल लीकेज इंपीडेंस। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो बच्चों, वैसे तो मैं डेरिवेशन में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ JN के एग्जाम में, क्योंकि डेरिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, फिर भी मैंने एक डेरिवेशन कराया है। अब बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, और मैंने लोड मान लिया है लैगिंग। जनरली लोड आपको पता है लैगिंग ही होता है। तो अब बच्चों ये फेजर डायग्राम बनाया हुआ, देखो मैं एक एक स्टेप करके बनाता हूँ। अभी आपने इक्वेशन क्या लिखी, E2 माइनस V2 लिखा, तो माइनस V2 को मैं अगर इधर ले जाऊं तो V2 प्लस I2 Z2 था। लेकिन बच्चों Z2 आप लोगों को पता होगा कि किसका टर्म है, सर R02 का टर्म है, प्लस क्योंकि इंपीडेंस है ना I2 और X02 का टर्म है। तो बच्चों इसका फेजर बनाना है, फेजर बनाना बड़ा ही आसान है। देखो इधर E2 को हमें दिखाना है, E2 है हमारा V2 प्लस I2 R2 नॉट प्लस I2 X2 नॉट। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो ये फेजर बनाया हुआ, मैं पैरेलली यहाँ ड्रॉ करता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ये मैंने रेफरेंस ले लिया V2 बच्चों, ले लिया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज देखो, हमें दिखाना है I2 R02। पहले एक बात हो, लोड है लैगिंग, लैगिंग है तो बच्चों जो करंट होगा वो V2 से लैग करेगा, मान लिया θ2 एंगल, करेक्ट है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो θ2 एंगल लैग कर रहा है, कौन, I2। अब बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि I2 R2 को अगर दिखाना है तो आप I2 के पैरेलल दिखाओगे यहाँ से, और ऐड हो रहा है ना V2 के साथ I2 R2, तो यहाँ से पैरेलल दिखाओ I2 R2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, I2 और R02, ठीक है, जो चीज आप ये देख रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, I2 X02 दिखाना है, तो यहाँ से 90 डिग्री आगे की तरफ दिखाओगे, न कि पीछे की तरफ। तो ये जो चीज है आपकी I02 X02 मैंने यहाँ दिखा दिया। ओके, तो ये हमारा I2 और X02 हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। और ये मेरे पास आ गया बच्चों E2, करेक्ट है कि नहीं है, ओके, ये आ गया E2। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दें, इधर अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है हमें E2 माइनस V2। तो बच्चों वैसे तो ये कोई ज्यादा गैप नहीं होता है, ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है ये पॉइंट G है आपका, और ये पॉइंट C है, तो ये कोई गैप ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि V2 माइनस E2, ये वैसे तो मैंने आपको दिखा रखा है बच्चों कि इतना गैप है, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं होता। तो क्योंकि I2 Z02 जो ड्रॉप है वो बहुत ही कम होता है, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये ड्रॉप बहुत कम है, तो E2 लगभग इसके ऊपर रहेगा। तो आप एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे अपने देखें ये वाला जो आपको गैप दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यही गैप आपका अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। क्योंकि अगर मैं E2 को पूरी तरह से ओवरलैप कराऊं तो E2 लगभग यहाँ पे आएगा, लेकिन हमें लेना है अप्रोक्सीमेट, लगभग वोल्टेज रेगुलेशन लेना है। समझ गए हो कहानी। तो अब एक एक करके चीज देखो बच्चों, मैंने क्या किया, ये I02 X2 दिखा दिया। मैंने क्या किया, इस पूरे फॉर्मेट को कैलकुलेट करना है, मेरे को AC चाहिए, क्योंकि AC मेरा वोल्टेज रेगुलेशन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की बच्चों, लंबवत रेखा परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया B।
ये मेरा एंगल θ2 है। कौन सा है? θ2। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ा होगा, जब ऐसे पैरेलल लाइन होती है तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। इसका मतलब जितना एंगल ये लाइन बना रही है आपकी V2 के साथ, उतना ही ये पैरेलल लाइन है किसके? I2 के, तो इतना ही एंगल ये बनाएगी θ2। ये एंगल हो गया बच्चों 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या होगा सर? 90 डिग्री माइनस θ2, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये θ2, तो ये मेरा हो गया 90 डिग्री माइनस θ2। अब एक चीज बताओ, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल सर I2 R02 और I2 X02 एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये मेरा 90 डिग्री माइनस θ2 है, तो सीधी सी बात है बच्चों, ये वाला एंगल क्या होगा? θ2 होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ। कैसे सर? अगर मैं 90 डिग्री माइनस θ2 प्लस θ2 इस पूरे एंगल को जोड़ूं तो 90 डिग्री आना चाहिए, क्या आना चाहिए? इसका मतलब ये 90 डिग्री आएगा, तो ये θ2 है। अब एक चीज बताओ बच्चों, जब आप ऐसा Z बनाते हो मैथमेटिक्स के अंदर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होता है? थीटा होता है। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब ये Z बन रहा है, यहाँ पे Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या है? थीटा है। अब ये थीटा है तो ये बच्चों यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और ये मैंने एक लाइन दिखा दी, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये तो थे बच्चों आपके एंगल डिनोट किए मैंने। अब देखो इधर, अब सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा बच्चों। ये वाला ट्राइंगल लेके मैं कैलकुलेट करूंगा AB। AB कैलकुलेट करूंगा किसकी टर्म में? I2 R02 की टर्म में, क्योंकि ये तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो एक बात बताओ बच्चों, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो इसमें रिलेशन होता है cos θ2 का। cos θ2 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस आपका क्या है? I2 R02। तो AB इक्वल टू I2 R02 आपका आ जाएगा cos θ2। करेक्ट है? तो AB मेरे पास कितना आ गया बच्चों? I2 R02 cos θ2। अब थोड़ा गौर से देखिएगा। अब बच्चों मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, G E और F। सर ये क्यों लिया? हमें तो BC निकालना है ना। देखो बच्चों, हम BC ही निकाल रहे हैं। एक बात बताओ, ये जो EF जितना आएगा उतना ही मेरा BC होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है और बराबर है। करेक्ट है? इसका मतलब मैं इस ट्राइंगल से EF कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे अगेन ये बच्चों थीटा के साथ ये तो बेस हो गया, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये हो गया हाइपोटेनस मतलब कर्ण। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन क्या होता है? साइन θ2। तो आप रख दोगे EF अपॉन EG। तो EF मेरे पास आएगा बच्चों I2 X02 साइन θ2। करेक्ट है? अब ये बताओ, जितना EF है बच्चों उतना ही BC है, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया बच्चों। मैंने AB भी कैलकुलेट कर लिया और मैंने BC भी कैलकुलेट कर लिया, और यही मेरा क्या कहलाएगा? E2 माइनस V2 कहलाएगा, अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन AC बराबर AB प्लस BC। तो BC आपने क्या निकाला? I2, और ये आपका हो गया वोल्टेज रेगुलेशन। अब एक चीज का ध्यान रखें, इस फॉर्मूले को याद रख लें। वैसे तो थियोरेटिकली मैं आपको बता दूं, ये थियोरेटिकली एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिवली यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। ऑब्जेक्टिवली कहाँ से बनते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे ध्यान दो, E2 माइनस V2 इक्वल टू ये हो गया लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हमने ड्रॉ किया है। सिमिलरली बच्चों हमें लीडिंग के लिए ड्रॉ करना है, तो मैं डेरिवेशन नहीं करवाने वाला, क्योंकि आपके JN IN में डेरिवेशन नहीं आएगा। आप चाहो तो कर सकते हो, बस फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो लैगिंग के लिए प्लस होगा, लीडिंग के लिए आपके यहाँ पे माइनस आएगा। और यूनिटी पावर फैक्टर लोड लगा है, तो यूनिटी में आपको पता है θ2 होगा 90 डिग्री, तो कोस थीटा 90 डिग्री रखोगे, सॉरी 0 डिग्री, क्योंकि V2 और I2 के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो θ2 0 डिग्री रखोगे तो आपको कोस थीटा 0 डिग्री का मान होता है 1, और ये हो जाएगा 0, तो आपको मिलेगा I2 R02। तो ये फॉर्मूले याद रखो, थियोरेटिकल क्वेश्चन करने के काम आएंगे।
इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन E2 माइनस V2, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए I2 R02 cos थीटा 2 प्लस I2 X02 sin थीटा 2। लीडिंग में बस माइनस आ जाएगा और लैगिंग में कुछ नहीं करना बच्चों, क्योंकि यूनिटी में कुछ नहीं करना। यूनिटी में आपको पता है V2 और I2 के बीच में एंगल होता ही नहीं, दोनों ओवरलैप करते हैं। तो थीटा 2 जीरो रख दो, चाहे इसमें जीरो रख दो, इसमें जीरो रख दो, दोनों से यही रिजल्ट निकल के आएगा। समझ गए कहानी? अब एक चीज नोटिस करो बच्चों, देखो एक बार एक चीज नोटिस करो, लैगिंग के अंदर प्लस का साइन है, प्लस का, तो क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या भैया? आप कोई भी चीज रखो, कभी नेगेटिव आंसर आ सकता है क्या? ये कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ध्यान रखना है बच्चों, लैगिंग पावर फैक्टर के केस में हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है, थियोरेटिकली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बच्चों क्या ये कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? सर नहीं आ सकता। क्यों? ये तो I2 R02 है बच्चों। इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना, यूनिटी पावर फैक्टर केस में और लैगिंग पावर फैक्टर के केस में वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव का मतलब हाई रहेगा। लीडिंग लोड के केस में माइनस है बच्चों। इसका मतलब बच्चों अगर ये वाली टर्म मेरी इस टर्म से बड़ी हो जाए तो मेरा वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये फॉर्मूले याद रखो, थियोरेटिकल करने के काम आएंगे, डेरिवेशन हमारे कोई काम का नहीं है, जाने दो बाद में। आगे आओ। अब देखो बच्चों, कंडीशन पूछी जाती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। भाई मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन में आपका थीटा 2 एंगल क्या होना चाहिए? तो पहले तो एक चीज ध्यान रखो, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था जब डेफिनेशन बता रहा था। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है ज्यादा ड्रॉप हो जाना। ज्यादा ड्रॉप किस में हो जाना? I2 Z02 में। लेकिन हम तो चाहते हैं बच्चों कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा कम होना चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन बच्चों एक ही केस में पॉसिबल है, और वो है लैगिंग पावर फैक्टर केस में। सर कैसे? आओ देखो, पीछे चलो। अब मेरे को ये तीनों फॉर्मूले देख के बताओ कि ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन किस में मिलेगा? इसी में मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि ये ऐड हो रहा है। इसका मतलब ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस केस में पॉसिबल है? तो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में पॉसिबल है। ओके, तो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में पॉसिबल है। अब बच्चों एक चीज आपको पता होगी कि वोल्टेज रेगुलेशन जब भी निकाला जाता है मैक्सिमम, तो हम उसका डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल रख देते हैं। डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल। अब बात ये आती है कि सर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो आप एक बात बताओ, ये लैगिंग लीडिंग पावर फैक्टर में कौन चेंज हो रहा है? सर थीटा 2 एंगल चेंज हो रहा है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा 2 के रिस्पेक्ट में। अब कुछ नहीं करना बच्चों, इनका डिफरेंशिएशन कर लो। ये तो हो गया लैगिंग वोल्टेज रेगुलेशन अपॉन में E2, मतलब परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। अब कुछ नहीं करना, अवकलन करो, डिफरेंशिएशन cos थीटा 2 का माइनस साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 का cos थीटा 2। ओके, ये माइनस का साइन आ जाएगा। फिर कुछ नहीं करना, ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी और tan थीटा 2 आ जाएगा हमारा X02 अपॉन R02। रिमेंबर, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के केस में विच वन कंडीशन इज करेक्ट। तो ये tan थीटा 2 दिया होता है, या कई बार थीटा 2 दिया होगा आपको, थीटा 2 tan इनवर्स इसकी टर्म में दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये याद कर लो इसको। तो tan थीटा 2 क्या होता है? X02 अपॉन R02। नेक्स्ट चलेंगे आगे। फिर आपको एक चीज और बतानी है बच्चों, ये जो अभी आपने इक्वेशन देखी, ये जो टर्म आप देख रहे हो बच्चों, इस पूरी टर्म को हम परसेंटेज वोल्टेज रिएक्टेंस भी कहते हैं। कैसे? भाई परसेंटेज रेगुलेशन का है ना ये टर्म, सही है। और कई बार बच्चों हमारे न्यूमेरिकल में इसको खाली Vx भी कहते हैं, या इसे पर यूनिट Vx भी कहते हैं। सॉरी, ये रिएक्टेंस वाली जो टर्म है, ठीक है, तो इसे कई बार हम पर यूनिट से भी डिनोट करते हैं,
कई बार परसेंटेज VR इससे भी डिनोट करते हैं, इसका मतलब एक ही होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो है आपका रेटेड पे आ रहा है, रेटेड पे आ रहा है तो डेफिनेटली परसेंटेज निकाल रहा है, और इस परसेंटेज ड्रॉप को ही हम क्या कहते हैं, पर यूनिट भी कह देते हैं, लेकिन पर यूनिट मैंने अभी बताया नहीं है, बस अभी तो आप इतना ध्यान रखो। तो कहने का मतलब इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Vx अपॉन VR, तो कई बार एग्जाम में इस टर्म में भी दिखा देता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो कहने का मतलब अगर मैं बच्चों इसको परसेंटेज VR लिखूं, जो टर्म अभी आपने देखी पीछे चली गई है वो टर्म, ठीक है, तो हम उसको परसेंटेज VR परसेंटेज Vx साइन थीटा 2 ऐसे भी दिखा सकते हैं। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को लीडिंग के केस में परसेंटेज VR कॉस थीटा 2 माइनस परसेंटेज Vx साइन थीटा 2। कई बार बच्चों न्यूमेरिकल देगा तो आपको पर यूनिट वैल्यू देगा, ध्यान रखना, मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इन पे। ठीक है, मैं एक बुक है तो उसमें 300-400 क्वेश्चन है बच्चों, न्यूमेरिकल है, ट्रांसफार्मर पे आए हुए। तो मैं क्या धीरे धीरे करके जो रिपीट हो रहे हैं उनको छांट रहा हूँ और एक एक करके क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो वो है तो 300-400, लेकिन मैं क्वेश्चन करवाऊंगा 150 के आसपास। तो 150 में क्या होगा, आप यूं समझ के चलो कि बाकी रिपीट हो रहे हैं। ओके, और परसेंटेज VR तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, परसेंटेज VR को परसेंटेज VR भी लिख सकते हैं, आपको VR भी दे सकता है, VR पर यूनिट भी लिख सकता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। अब एक बात बताओ, मिनिमम किस कंडीशन में आ सकता है? तो मिनिमम बच्चों ओनली इसी कंडीशन में आ सकता है, लीडिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मिनिमम का मतलब गुड वोल्टेज रेगुलेशन। तो आपको बोले कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा करना है तो लीडिंग लोड लगाना पड़ेगा, मतलब कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कि मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस कंडीशन में आता है, लीडिंग में। अब कंडीशन क्या है, तो मैंने डेरिवेशन नहीं किया। अगर आपको डेरिवेशन करना है तो मैक्सिमम निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर दो, और मिनिमम निकालने के लिए बच्चों हमेशा के लिए यही रूल रहेगा, मिनिमम कंडीशन निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 रख दो, इस पूरी टर्म को इक्वल टू 0 रख दो, तो आपके पास tan थीटा 2 आएगा R2 अपॉन x नॉट 2। ठीक है, और एग्जाम के लिए ध्यान रखो बच्चों, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, पॉजिटिव तो देखो बच्चों सभी में आ सकता है, लेकिन लीडिंग में भी आ सकता है। मैं तो यहाँ ये बता रहा हूं कि तीनों कंडीशन जो है, तीनों कंडीशन किस लोड पर सेटिस्फाई होगी, तो तीनों कंडीशन लीडिंग पे होगी। क्यों? देखो इधर ये टर्म है बच्चों लीडिंग वाली। एक बात आओ, नेगेटिव आ सकता है क्या? हाँ सर, अगर ये वाली टर्म इस टर्म से बड़ी हो जाए तो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आएगा, करेक्ट है, तो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आ सकता है क्या? हाँ, अगर ये टर्म कम है ये ज्यादा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। जीरो आ सकता है क्या? डेफिनेटली, अगर ये दोनों टर्म बराबर हो जाए तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन और पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन किस कंडीशन में पॉसिबल है, तो आप बोलोगे लीडिंग पावर फैक्टर के केस में। ओके, अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। वोल्टेज रेगुलेशन जनरली डिपेंड्स ऑन लोड पावर फैक्टर cos थीटा 2। फॉर्मूला देखा ही होगा, फॉर्मूले में पावर फैक्टर था ही हमारा, थीटा 2 भी था, इंटरनल इम्पीडेंस भी था। इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन याद रखना फ्यूचर के लिए, जब आप थ्योरी के क्वेश्चन करते हो तो ये चीजें काम आती हैं। वोल्टेज रेगुलेशन एक तो पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक इंटरनल लीकेज इम्पीडेंस पे ड्रॉप पे डिपेंड करता है। अब सुनो इधर बच्चों, हमारे सामने दो ट्रांसफार्मर होते हैं। एक तो बच्चों वो ट्रांसफार्मर जो ट्रांसमिशन के काम आता है, जिन्हें आप बोलते हो पावर ट्रांसफार्मर। एक वो होता है जो आपके घरों के बाहर लगा होता है, जिसे बोलते हो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन कम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि आपको पता है ये 24 आवर चलते हैं, तो इनका वोल्टेज रेगुलेशन कम रखने के लिए हम इंटरनल इम्पीडेंस जो डिजाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, वो लो करते हैं।
और स्मॉल करंट करते हैं, क्योंकि करंट स्मॉल होगा तो आपका आई स्क्वायर जो आर लॉसेस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस लॉस, वो कम होगा। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी डिजाइन अवर लो इंटरनल इम्पीडेंस टू कीप लो वोल्टेज रेगुलेशन एंड फॉर स्मॉल करंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पावर ट्रांसफार्मर जो है बच्चों, उनमें वोल्टेज रेगुलेशन हाई होता है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर है वो, तो ड्रॉप ज्यादा होता है, ड्रॉप ज्यादा होता है, तो दे आर डिजाइंड अवर हाई इंटरनल इम्पीडेंस। ओके, नेक्स्ट। तो ये तो था वोल्टेज रेगुलेशन। अब हमारा एक और भी अच्छा टॉपिक बच्चों, एफिशिएंसी। ये बच्चों मैं डेरिवेशन पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। एक चीज ध्यान रखना, मैं डेरिवेशन भी करवा सकता हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको पता है कि सर क्लास में डेरिवेशन भी कराते हैं, लेकिन मैं डेरिवेशन वही कराऊंगा जहां यार समझना जरूरी है, बाकी हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आप बाकी मेरे पे छोड़ दो, आपके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं वो सब मुझे पता है। ठीक है, तो जेईएन का एग्जाम आपका एकदम अच्छे से क्लियर होगा। चलो, परसेंटेज एफिशिएंसी। देखो बच्चों, एफिशिएंसी का एक जनरल फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता ही होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। ध्यान रखें, जेईएन के एग्जाम में इनमें से कोई एक फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है बच्चों, परसेंटेज एफिशिएंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि इनपुट क्या होता है? इनपुट वही होगा कि आउटपुट में आया कितना और लॉस में गया कितना, क्योंकि आप जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट नहीं मिलता, क्योंकि उसमें कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो इन दोनों का सम क्या कहलाएगा? आपका इनपुट कहलाएगा। तो फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, या बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो, आउटपुट को आप ये भी लिख सकते हो इनपुट माइनस लॉसेस, तो इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट भी लिख सकते हो, अपॉन 100। ओके, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट इंटू 100। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अगर बच्चों एग्जाम में इस फॉर्मूले के बेसिस पे एक पॉइंट ध्यान रखो थ्योरी का, अगर बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विदाउट लोड क्या एफिशिएंसी फाइंड आउट की जा सकती है, तो आंसर आएगा यस। कैसे भाई? लोड लगा ही नहीं है, आप आउटपुट के एफिशिएंसी, आउटपुट कैसे निकालोगे? आउटपुट नहीं लगेगा तो आउटपुट नहीं निकलेगा, तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? तो बच्चों ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, ये मैंने इसीलिए लिखवाया है, कई बार क्वेश्चन आ जाए कि विदाउट आउटपुट या विदाउट लोड कैन एफिशिएंसी विल बी डिटरमाइंड, तो आंसर विल बी यस। क्यों? क्योंकि बच्चों इस फॉर्मूले से अगर देखें, अगर आपको ट्रांसफार्मर के लॉसेस पता चल जाए और इनपुट पता चल जाए तो आउटपुट की जरूरत नहीं है, हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। समझ गए कहानी? ओपन सर्किट टेस्ट से आपको क्या मिल जाएगा? कोर लॉसेस मिल जाएंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से आपको वाइंडिंग लॉसेस मिल जाएंगे। समझ रहे हो? ये लॉसेस आपको पता चल गए, इनपुट बच्चों आपको पता ही है। समझ रहे हो? तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। इसका मतलब विदाउट आउटपुट एफिशिएंसी कैन बी डिटरमाइंड, विदाउट लोड एफिशिएंसी कैन बी डिटरमाइंड। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। ओके, आगे आओ। नेक्स्ट देखो बच्चों, एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन लॉसेस इनटू 100। अब ये फॉर्मूला बच्चों न्यूमेरिकल के लिए याद रखो, ये न्यूमेरिकल के लिए। सर इस पे न्यूमेरिकल बड़ा बनेगा क्या? देखो बच्चों, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? वैसे तो 4-5 लाइन का, 3 लाइन का ही होता है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जेईएन में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। तो बच्चों परसेंटेज एफिशिएंसी होता है आउटपुट। सर आउटपुट क्या होगा? सेकेंडरी साइड वोल्टेज इनटू करंट और सेकेंडरी साइड पावर फैक्टर, ये तो हो गया आउटपुट। एम की बात अभी करते हैं, आउटपुट अपॉन आउटपुट, तो आउटपुट B2I2 cos थीटा 2। लॉसेस क्या होंगे? कोर लॉसेस मतलब आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। अब एक चीज सुनो, एम है बच्चों लोड फैक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आते हैं बच्चों, यहाँ से ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आते हैं। ओके, तो कहने का मतलब आउटपुट प्लस लॉसेस। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अगर बच्चों मैं m का वैल्यू यहाँ 1 रख दूं तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला जो है, अगर आप m का वैल्यू 1 रखो तो यहाँ पे m आएगा ही नहीं। तो ये फॉर्मूला होता है फुल लोड के लिए। जब फुल लोड लगा होता है तो हम उसको बोलते हैं
फुल लोड एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर की फुल लोड एफिशिएंसी। लेकिन बच्चों लोड जरूरी नहीं है कि फुल हो। जैसे अगर आपको बोलते हैं हाफ लोड पे आप m का वैल्यू रखोगे 1/2 मतलब 0.5, तो ध्यान रखना आपका जो आउटपुट है वो लोड पे डिपेंड करता है भाई डेफिनेटली, तो m से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉपर लॉसेस जो हैं बच्चों ये भी आपके लोड पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लोड ज्यादा बढ़ेगा तो करंट की डिमांड ज्यादा करेगा, करंट की डिमांड ज्यादा करेगा तो I²R आपके ज्यादा होंगे बच्चों। भाई लोड बढ़ेगा तो ज्यादा करंट की डिमांड करेगा, तो ज्यादा करंट देनी पड़ेगी, तो लॉस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये लॉसेस हमारे लोड पे डिपेंड करेंगे। और कैसे डिपेंड करेंगे? m²। ठीक है, अगर हाफ लोड बोले तो 1/2 का स्क्वायर इंटू PCU FL। FL का मतलब है फुल लोड पे कॉपर लॉस। और कोर लॉसेस बच्चों आपको एक चीज पता ही है कि ये डिपेंड नहीं करते लोड पे, क्योंकि इसका फॉर्मूला एक तो एडी करंट और एक हिस्टेरेसिस लॉसेस है, वो मैंने बता रखा है। समझ गए कहानी? ओके। अब देखो बच्चों नेक्स्ट चीज, लोड फैक्टर कैसे निकालते हैं? कई बार ये फॉर्मूला काम आएगा। लोड फैक्टर होता है बच्चों रूट PC अपॉन PCU। PCU क्या है? कॉपर लॉसेस। समझ गए कहानी? ओके। अब आपसे पूछे बच्चों, ये कई बार रिपीट हो गया है, ये रिपीट होता ही है एग्जाम में, कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है? जब बच्चों आपके कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर हो। या आयरन लॉसेस तो बच्चों आपको पता है कांस्टेंट लॉसेस हैं, वेरिएबल तो है नहीं। और कॉपर लॉसेस आपके वेरिएबल लॉसेस हैं जो करंट पे डिपेंड करेंगे। लोड कम ज्यादा होगा, करंट की डिमांड कम ज्यादा होगी, तो उस पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपके आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर हो, या आप यूं बोल दो कांस्टेंट लॉसेस वेरिएबल लॉसेस के बराबर हो, तब आपके ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में आप मैक्सिमम केवीए निकालोगे, तो केवीए मैक्सिमम विल बी इक्वल टू केवीए फुल लोड अपॉन इनटू पीसी अपॉन PCU FL। समझ गए कहानी? ये फॉर्मूला याद रखो न्यूमेरिकल के लिए। At unity power factor case, transformer efficiency will be maximum, definitely maximum बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रख लो। ओके, एक ये फॉर्मूला याद रखो, एक लोड फैक्टर का फॉर्मूला याद रखो। ये चारों पॉइंट याद रखने, मैं इनका प्रूफ भी करवा सकता हूं बच्चों। अगर आपको इनका डेरिवेशन चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इनका सबका डेरिवेशन डाल दूंगा। समझ गए कहानी? ओके, तो ये मेन पॉइंट थे। ये हो गई बच्चों हमारे एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन की थ्योरी। अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तैयार हो जाओ भैया। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा हुआ, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट ही है सारे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक मिनट। ओके, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है आपके सामने। ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कोर लॉसेस आर 500 वाट, 5400 वाट, मतलब कोर लॉसेस दे रखा है। कॉपर लॉसेस आर 6400 वाट। कॉपर लॉसेस कितने हैं? 6400 वाट एट फुल लोड, मतलब फुल लोड पे लॉसेस दे रखा है बच्चों। ओके, मेरे सारे पॉइंट याद रखना, फुल लोड पे लॉसेस दिया हुआ है। फाइंड आउट कोर लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस एट हाफ लोड। बच्चों मैंने अभी डिस्कस किया है, एक चीज दोबारा मैं पीछे चलता हूं। कॉपर लॉस जो है बच्चों वो लोड पे डिपेंड नहीं करते, और कॉपर लॉस हमारे लोड पे डिपेंड कैसे करते हैं? m² इंटू PCU FL। समझ गए? इसका मतलब फुल लोड के कॉपर लॉस को m² से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आता है। इसका मतलब बच्चों कोर लॉसेस तो हमारे वही रहेंगे जो 5400 थे, क्योंकि चेंज नहीं होता। लेकिन कॉपर लॉसेस हमारा चेंज होगा, लोड पे डिपेंड करता है। तो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, तो कहने का मतलब कोर लॉसेस नॉट डिपेंड ऑन लोड।
इसका मतलब हाफ लोड पे आपका कोर लॉसेस हमेशा याद रखना 5400 वॉट रहेगा। और हाफ लोड पे कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे, तो फुल लोड कॉपर लॉसेस का m² हो जाएंगे। और m कितना है बच्चों, हाफ, तो बस कुछ नहीं है, वैल्यू रखो, आंसर विल बी 1600 वॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1600 वॉट। ओके नेक्स्ट, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे। ट्रांसफार्मर वर्किंग ऑन मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। इट्स आयरन लॉसेस आर 1 किलोवाट, देन फाइंड आउट कॉपर लॉसेस। अभी मैंने बात किया था बच्चों, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है, जब हमारे कोर लॉसेस बराबर हो किसके बच्चों, कॉपर लॉसेस के। इसका मतलब सीधी सी बात है बच्चों, कॉपर लॉसेस हमारे क्या होंगे, कोर लॉसेस के बराबर होंगे। तो आंसर क्या आएगा, 1 किलोवाट, क्योंकि आयरन लॉसेस मतलब कोर लॉसेस आपको 1 किलोवाट दिया है, तो आंसर भी क्या आएगा, 1 किलोवाट। ओके नेक्स्ट, इफ ए ट्रांसफार्मर हैज 50 टर्न इन प्राइमरी, मतलब N1 दे रखा है 50, N2 दे रखा है बच्चों 10। व्हाट इज द इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इफ द लोड रेजिस्टेंस इज 250 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अगर आपको लोड रेजिस्टेंस दे रखा है सेकेंडरी 250 ओम, तो बच्चों सीधी सी बात है कि अब हमें रेफर करना पड़ेगा R2। अब R2 को R2 की साइड तो रेफर नहीं कर सकते ना, इफेक्टिव का मतलब होता है रेफरिंग रेजिस्टेंस। तो आप एक बात बताओ, क्या R2 को R2 की साइड रेफर कर दो कि क्या, कभी नहीं। इसका मतलब ये है बच्चों कि मेरे को ये जो लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है R2, इसको लेके आना होगा प्राइमरी साइड। तो प्राइमरी साइड जब रेजिस्टेंस को लेके आते हैं तो रिलेशन आपको पता ही है बच्चों, R2 डैश इक्वल टू R2 इंटू के स्क्वायर। तो R2 डैश 250 और K हमने क्या माना है, N1 अपॉन N2 का स्क्वायर, तो कहने का मतलब 50/10 का स्क्वायर, तो आंसर विल बी 6250 ओम। तो ये भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर रेटिंग जनरली इंडिकेटेड बाय, एक चीज याद ही कर लो बच्चों, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, जितनी भी मशीनें हैं सबकी रेटिंग हम केवीए में दिखाते हैं। अगर केवीए ऑप्शन में नहीं दिया हो तो वोल्ट एम्पियर में दिखाते हैं। चीज बताओ, घर में कोई भी मोटर वोटर लेके आते हो तो उस पर लिखा होता है ना केवीए रेटिंग, इतनी केवीए रेटिंग, समझ रहे हो। तो हमेशा रेटिंग केवीए में ही दिखाई जाती है, ठीक है। तो आंसर विल बी ए। ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, आपको बताना है ओपन सर्किट टेस्ट किसको डिटरमाइन करने के लिए कंडक्ट करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या निकालते हैं सर, कोर लॉसेस निकालते हैं। कोर लॉसेस कह दो या आयरन लॉसेस कह दो, और ये दोनों किसका सम होते हैं, एक तो पीएच का सम होते हैं और एक एडी करंट का सम होते हैं। इसका मतलब आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा सी, हिस्टेसिस और एडी करंट दोनों लॉसेस काउंट होते हैं, तो आंसर विल बी सी। ओके नेक्स्ट है यूपीपीसीएल 2016 का एग्जाम। ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसका क्या होता है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिलेक्टेंस हाई होना चाहिए क्या, पहले बताओ, नहीं। अगर हाई रिलेक्टेंस होगा तो कोर से फ्लक्स आसानी से नहीं जाएगा, इसका मतलब पहला गलत है। परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए, यस करेक्ट है। सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड, ये भी होता है बच्चों। सिलिकॉन हम यूज में लेते हैं पीएच को कम करने के लिए, स्टील हम यूज में लेते हैं कि हमारा परमिएबिलिटी हाई हो, और लैमिनेटेड ये आपस में होते ही हैं, एक पटल दूसरी पटल से आपस में लैमिनेटेड होते हैं। लैमिनेट क्यों करते हैं, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। इसका मतलब एक तो सेकंड करेक्ट है और एक आपका थर्ड करेक्ट है, तो आंसर विल बी सेकंड एंड थर्ड, कहने का मतलब डी आ जाएगा बच्चों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल। भाई ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफर होती है एक कोर से दूसरी कोर में, ये मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर क्या है, पावर ट्रांसफरिंग एलिमेंट है या एनर्जी ट्रांसफरिंग एलिमेंट है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे लेके जाता है। तो ये किससे लेके जाता है, एयर के माध्यम से, इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से, इंसुलेटिंग मीडियम से, मैग्नेटिक फ्लक्स।
तो आंसर आएगा बच्चों, आपको पता है कि किसके माध्यम से होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के माध्यम से होता है, तो आंसर विल बी डी। ओके नेक्स्ट। अगर आपने बच्चों मेरी सारी क्लासें देखी है तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से पढ़ाया है तो मुझे पता है कि जेईएन में कैसे क्वेश्चन आते हैं और थ्योरी को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो जिन्होंने ढंग से लेक्चर देखे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। ओके नेक्स्ट देखो, नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस मीन कि भैया नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस का मतलब है आइडियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं होता। इसका मतलब नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस का मतलब है नो रेजिस्टेंस लॉसेस या नो कॉपर लॉसेस। इसका मतलब आंसर विल बी नो ओमिक लॉसेस, क्योंकि भैया रेजिस्टेंस ही नहीं है, लॉस कहाँ पे होंगे। ओमिक लॉसेस का मतलब I²R लॉसेस होंगे क्या, इसका मतलब यही तो होता है कि नो लॉसेस। ओके चलो नेक्स्ट। इन ए ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर है उसमें ये इक्वेशन दिखाई हुई है कि V1 I1 बराबर V2 I2। तो ये किसको डिनोट करती है, मैनिफेस्टेशन ऑफ, तो आपको बताना है कि ये किसको डिनोट करती है, कूलॉम के लॉ को, एम्पियर लॉ को, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। करेक्ट है भैया। तो आपको एक चीज पता है कि जो भी इनपुट में आपका रेटिंग होता है केवीए, आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी केवीए रेटिंग विल बी इक्वल टू सेकेंडरी केवीए रेटिंग। और ये मैंने कहाँ बताया था, जब मैं टर्न रेशो आपको लिखवा रहा था तो वहां मैंने लिखाया था कि प्राइमरी साइड केवीए रेटिंग विल बी इक्वल टू सेकेंडरी साइड केवीए रेटिंग। इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि एनर्जी neither be created nor be generated, it can be transferred। okay next देखो भैया, when a transformer is operating at its rated voltage with a reduced frequency, मतलब वही VYF के बात कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है, rated voltage and reduced frequency, its iron losses decrease। iron losses पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बी इंक्रीज, हाँ भैया ये आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था बी बराबर होता है V/F। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो बी आपका इंक्रीज होगा। इसका मतलब आंसर विल बी सी, बी विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल इंक्रीज। ओके नेक्स्ट। व्हाट केवीए रेटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग क्या होगी, दैट मस्ट हैंडल मैक्सिमम लोड करंट ऑफ 10 एम्पियर। मतलब उस ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग बताओ जो मैक्सिमम ही लोड करंट 8 एम्पियर को हैंडल कर रहा है और सेकेंडरी वोल्टेज दे रखा है 2 केवीए, सेकेंडरी वोल्टेज इज गिवन 2 केवीए। तो केवीए रेटिंग आपको पता ही है बच्चों, V2 I2 होता है, बस दोनों चीजें दी हुई है और 16 केवीए आ जाएगा। ओके ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, अब ये बच्चों मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जो हमिंग साउंड वगैरह क्रिएट होता है ना, जब आपकी फ्लक्स डेंसिटी, जो फ्लक्स है वो अल्टरनेटिंग नेचर की होती है, तो कभी कम या कभी ज़्यादा होता है, तो कोर कभी एक्सपेंड होती है कभी कंप्रेस होती है, तो उसके कारण एक साउंड क्रिएट होता है, हमिंग साउंड कहते हैं उसे। ओके ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम अकर इन द ट्रांसफार्मर, तो हमिंग साउंड ही आएगा बच्चों, बताया हुआ है, ये पहले भी कर चुके हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आयरन लॉसेस आर नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। आयरन लॉसेस क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, तो बच्चों मैंने एक चीज बताई थी जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट बढ़ा रहा था कि हम लो वोल्टेज पे सप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर बच्चों आपने थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ा दिया तो आपको पता है बी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और बी ज्यादा बढ़ गया तो फाई बढ़ जाएगा, फाई बढ़ जाएगा तो आपका IM बढ़ जाएगा, और मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ने का मतलब है कि कोर लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए हम क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में लो वोल्टेज पे सप्लाई देते थे, और लो वोल्टेज पे सप्लाई देने से क्या था, हमारा IM बहुत ही कम आता था, नेग्लिजिबल, जिसके कारण वाट मीटर ओनली क्या मेजर करता था, कॉपर लॉसेस मेजर करता था। ओके तो क्वेश्चन पढ़ो,
द आयरन लॉसेस आर नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर बिकॉज, क्योंकि बच्चों फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि V कम था। V कम होगा तो आपको पता ही है B बराबर होता है V बाई एफ, तो B कम होगा, B कम होगा तो फाई कम होगा बच्चों, फाई कम होगा तो IM कम होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट कम है तो फाई कम है, और फाई कम है तो आपका जो कोर लॉसेस है वो बहुत ही कम है, और वाटमीटर ओनली मेजर करता है आपका कॉपर लॉसेस। तो आंसर विल बी ए। ओके, मेजर इंसुलेशन इन ए ट्रांसफार्मर इज द इंसुलेशन बिटवीन। देखो ट्रांसफार्मर में बड़ा इंसुलेशन क्या होता है भाई, मेनली इंसुलेशन क्या क्या होता है। एक तो बच्चों ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, जब हम लेमिनेट करते हैं तो उनके बीच में इंसुलेशन होता है, एक तो ये वाला इंसुलेशन होता है। एक बच्चों आप जब कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज में लेते हैं तो सबसे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग लेते हो, तो कोर और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन होता है। और एक बच्चों लो वोल्टेज वाइंडिंग पे जब आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग करते हो तो इन दोनों के बीच में इंसुलेशन होता है। तो कहने का मतलब एक तो कोर के बीच में इंसुलेशन होता है, और एक लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन होता है। मेनली इंसुलेशन यही होता है ट्रांसफार्मर में। ओके, अब देखो ऑप्शन, लो वोल्टेज वाइंडिंग में और कोर में दोनों ही होते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में ये भी होता है, अभी मैंने बताया भाई लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर पे सबसे पास में लपेटी जाती है, ये मैंने बताया था इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट को कम करने, है ना। तो इन दोनों के बीच में इंसुलेशन होता है, और लो वोल्टेज पे जब आप हाई वोल्टेज लेके आते हो तो उनके बीच में भी इंसुलेशन होता है। तो आंसर ए और सी दोनों आएगा, इसका मतलब आंसर विल बी बोथ ए एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर इज 600 वॉट, मतलब आउटपुट पावर दे रखी है और लॉसेस दे रखे हैं 200 वॉट, और आपको बोला है कि एफिशिएंसी बताओ। तो कुछ नहीं करना बच्चों, फॉर्मूला लगाओ, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, वैल्यू रख दो, आंसर विल बी 75%। ओके, नेक्स्ट, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन वही होता है बच्चों कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न रेशियो हमारे सेम हो, उसे ही हम आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड हमारे टर्न रेशियो क्या हो, सेम हो। इसका मतलब टर्न रेशियो सेम यहाँ पे है 1:1, जिसका टर्न रेशियो होता है उसे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसको 2012 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A20 टर्न, मतलब नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, आयरन कोर इंडक्टर इज कनेक्टेड 100 वोल्ट सप्लाई 50 हर्ट्ज, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, BM दिया हुआ है, को क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, फॉर्मूला लगा दो, इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, प्राइमरी साइड 100 वोल्ट दिया हुआ है हमें, 4.4 नंबर ऑफ टर्न दे रखा है, BM दे रखा है हमें, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है। कुछ नहीं करना है, एरिया निकालना है और आंसर निकाल ही लोगे बच्चों आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A transformer has a maximum efficiency at 3/4 of full load, मतलब M दिया हुआ है 3/4, लोड फैक्टर याद है ना, M दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस, तो रेशियो निकालना है। तो आपको पता ही है बच्चों कि लोड फैक्टर होता है M बराबर रूट PC, PC मतलब कोर या आयरन लॉसेस अपॉन PCUFL, और PCUFL होता है कॉपर लॉसेस। तो M का वैल्यू रख दो 3/4, और 3/4 रखने के बाद में यहाँ से रूट हटाओगे तो आएगा 9/16। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश जेनको 2012 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPPCL 2016, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड एट व्हाट साइड, हाई वोल्टेज साइड होता है ना, तीनों में ही है हाई वोल्टेज। ओके, वाइल साइड इज, सॉरी ये यहाँ कोमा नहीं लगेगा बच्चों,
क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कोमा नहीं लगेगा। वाइल साइड इज लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किटेड विद थिक कंडक्टर। आंसर पहला ही आ जाएगा बच्चों। मैंने बताया था सेकेंडरी साइड को हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करेंगे तो लो वोल्टेज साइड होगी सेकेंडरी। और शॉर्ट किससे करते हैं? तो मोटा कॉपर का वायर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था R इक्वल टू रो L बाई ए। तो बच्चों जो जो मैंने थ्योरी में एक एक पॉइंट बताया ना, वो सारे पॉइंट क्वेश्चन ही बन रहे हैं, देख लो आप। ठीक है, एरिया ज्यादा रखोगे R कम हो जाएगा, R कम होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा बच्चों। तो वही चीजें पूछ रहा है जो मैंने बताई हैं, A to Z। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो मैंने नहीं बताया हो। ओके। A shell type transformer has limbs and yoke। देखो ये रेयरली क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, और ये मैंने बताया हुआ है बच्चों। स्टार्टिंग में जब मैं आपको कोर और शेल पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था ये जो वर्टिकल पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं लिम्ब। लिम्ब कह दो या लेग कह दो, और इसे हम बोलते हैं योक। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में यही होता है, शेल टाइप। तो इसमें लिम्ब कितनी है? तो 3 है बच्चों। एक वर्टिकल जो होती है वो लिम्ब होती है, 3 है। तो आंसर देख लो, पहला 3 आएगा। बाकी योग कितना है बच्चों? योग कितना है? 1 2। तो आंसर आएगा सी। ओके, 3 लिम्ब होती है और 2 होती है योग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 60 kVA ट्रांसफार्मर एज फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस दिया है, वाइल कोर लॉसेस भी दी है, और रेटिंग दे रखी है 60 kVA। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फुल लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी? तो आपको पता होगा बच्चों, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कंडीशन आपको ध्यान ही है, मतलब मैक्सिमम केवीए रेटिंग पूछना चाह रहा है, वो भी परसेंटेज में। तो कुछ नहीं करना, परसेंटेज में पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। केवीए फुल दे रखा है, कई बार ये क्वेश्चन केवीए में ही पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, रिपीटेड है न्यूमेरिकल। तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पता होना चाहिए। 60 kVA तो फुल लोड kVA दे रखा है, तो यहाँ रख दो। पीसी दे रखा है, PCUFL दे रखा है, मल्टीप्लाई करके 41.50% kVA आएगा हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्टेज रेगुलेशन इन ए ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज पॉजिटिव एट ऑल। हमेशा पॉजिटिव किसके लिए होगा? देखो बच्चों, लीडिंग के लिए हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि माइनस आ गया, तो लीडिंग तो हटा ही दो आप। तो लीडिंग वाला तो केस हटा ही दो। इसका मतलब जिसमें लीडिंग है, लीडिंग पावर फैक्टर लोड, ये दोनों रिपीट हो गए ऑप्शन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लीडिंग हटा दो। अब बच्चों लैगिंग में हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि प्लस का साइन है, और यूनिटी में भी हमेशा प्लस का ही होगा। इसका मतलब बोथ लैगिंग एंड लीडिंग, सॉरी बोथ लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर के केस में आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा, सॉरी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव किसके केस में होगा? लैगिंग और यूनिटी के केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय लैमिनेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी डिपेंड ऑन। देखो ये क्लैंपिंग पे डिपेंड करता है। क्लैंपिंग कुछ नहीं होता बच्चों, लैमिनेशन को ही कहते हैं कि टाइटली लैमिनेट हुआ है कि नहीं, टाइटली एक दूसरे के साथ क्लैंप है या नहीं है, तो एक क्लैंपिंग पे डिपेंड करता है। यस, लैमिनेशन के साइज पे डिपेंड करता है कि लैमिनेशन का साइज कितना मोटा है। लैमिनेशन मतलब पटलें कितनी मोटी हैं, क्योंकि जितनी मोटी होंगी उतनी ज्यादा एक्सपेंड करेंगी और उतनी ज्यादा कंप्रेस होगी। इसका मतलब आंसर विल बी 1 and 2 बोथ। इसका मतलब आंसर आएगा सी बच्चों, कि आपका लैमिनेशन एक तो क्लैंपिंग पे भी डिपेंड करता है और लैमिनेशन के साइज पे भी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज जनरली नियर टू। तो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी जनरली नियर टू, नियर टू लिखो यहाँ पे बच्चों, जनरली नियर टू।
तो बच्चों मैंने एक पॉइंट लिखा है, तो आपको फुल लोड पे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मतलब इसके पास ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ओके, ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है बच्चों? तो ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे पावर या एनर्जी को ट्रांसफर करता है, पावर वी आई। इसका मतलब पावर आएगा, पावर नहीं दिया, सॉरी, हाँ पावर नहीं दिया, लेकिन वोल्टेज और करंट की टर्म में होता है पावर। इसका मतलब आंसर आएगा डी, कि ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर पावर और सॉरी वोल्टेज और करंट दोनों को ट्रांसफर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए ट्रांसफार्मर हैज ए नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। अब नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन बच्चों लीडिंग के केस में पॉसिबल है, तो आंसर विल बी लीडिंग। यूके उत्तराखंड 2014 के एग्जाम में था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन ए ट्रांसफार्मर द अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द नो लोड करंट बाय एन एंगल ऑफ। तो ट्रांसफार्मर है बच्चों, आपको मैंने फेजर डायग्राम बनाया हुआ है, ये यहाँ पे भी देख लो सॉल्यूशन में। अब बच्चों कोई लोड वोड नहीं लगा हुआ है, ये जनरली ऐसे ही दिया हुआ है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्यूशन बनाया है। तो आपको पता ही है कि V1 और E1 एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, और ये वाला जो एंगल है ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि ये 70 से 75 डिग्री के बीच में होता है, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। तो आंसर क्या आएगा? 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये थी बच्चों आज की क्लास, और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। पीछे वाली क्लास को देखें कंटिन्यू, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, शेयर करो अपने मित्रों के साथ। वैसे तो आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जो नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि PDF आपको मिल जाए यार, ठीक है। बाकी आप आराम से पढ़ते रहो, क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन की चिंता ना करो। अगर आप क्वेश्चन भी नहीं लगाओ और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना भी करते हो, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में डेफिनेटली। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, इतना मैटर मैं करवाऊंगा, आप इसकी फिक्र ना करो। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।